सास ससुर की सालगिरह पर देवरानी का महंगा, जेठानी का सस्ता केक। मुझे नहीं पता था तू अपनी सास से इतनी नफरत करती है कि अपनी सास को मारने तक के लिए खड़ी हो गई। हे भगवान, इतने खास दिन को खराब इस तरह से कर दिया। कैसी बहू है। प्रीति, हमेशा माँ ने तुम्हें इतना माना, तुम्हें सबसे अच्छी बहू बताया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और तुमने माँ की ऐसी हालत करने से पहले एक बार सोचा तक नहीं। तुम इतनी गिर जाओगी मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अपने सास ससुर की सालगिरह खराब कर दी और अपनी सास को इस हालात तक पहुंचा दिया। आप सब मेरी बात सुनिए तो। अब बस कुछ सुनाते लायक बचा नहीं है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या था? यहाँ पर इतनी सजावट हो रखी है, लेकिन सब लोग प्रीति पर गुस्सा क्यों कर रहे? और प्रीति ने अपनी सास को मारने की कोशिश क्यों की, और वो भी उसकी सालगिरह के दिन? पूरी कहानी को अच्छे से जानने के लिए और समझने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। सुनीता अपनी दोनों बहू और दोनों बेटे के साथ रहती है। सुनीता शाम के समय दोनों बहू के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे चलो चलो, आज शॉपिंग के लिए लेकर चलती हूँ। इतना टाइम हो गया है, तुम दोनों को मैंने कुछ दिलाया नहीं ना। माँ जी, क्या बात है, आज तो आप सामने से हमें शॉपिंग के लिए लेकर जा रही हो। अरे सामने से लेकर जा रही हूँ तो चलना नहीं है क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तीनों साड़ी की दुकान पर जाते हैं, जहाँ सुनीता दुकान वाले से कहती है, अरे भैया 300-400 की साड़ी पैक कर दो और एक थोड़ी महंगी भारी भरकम 4-5 हजार की साड़ी दिखाना। दुकान वाला दोनों तरह की साड़ी देता है। ये ले पूजा बहू, ये तेरे लिए सस्ती वाली साड़ी। माँ जी, मानना पड़ेगा, आप ना समझदार तो बहुत हैं। अरे जेठानी जी को आदत नहीं होगी ना हमारी तरह महंगे महंगे कपड़े पहनने की, महंगी साड़ी पहनने की, इसीलिए आपने इन्हें गरीबी वाली ही चीज दी है और मुझे महंगी वाली साड़ियां दिखा रही हो। और नहीं तो क्या, देखो दोनों बहू मेरे लिए बराबर है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क है ना। एक अमीर घर से आई है और एक गरीब घर से आई है। अमीर बहू को मैं थोड़ी ही 300-400 की साड़ी पहना सकती हूँ, उसे तो 4-5 हजार की साड़ी पहनने की आदत होगी। और नहीं तो क्या माँ जी, मैं कभी भी सस्ते कपड़े पहनती ही नहीं हूँ, महंगे कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर पर वही कपड़े अच्छे भी लगते हैं। ऐसे ही सुनीता अक्सर अपनी दोनों बहू में फर्क करती रहती है। कुछ दिनों बाद प्रीति, पूजा और सुनीता के दोनों बेटे शाम के समय एक साथ बैठे थे। अरे तुम सब लोगों को कुछ याद नहीं है क्या? नहीं देवर जी, आप क्या बात कर रही हैं? हमें तो याद नहीं। अरे माँ, पापा की सालगिरह आने वाली है और इस बार उनकी शादी को पूरे 25 साल हो जाएंगे। तो सिल्वर जुबली हुई ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बहुत सी खास तरीके से मनाएं उनकी सालगिरह। अरे वाह, फिर तो सालगिरह के लिए केक मैं ही बनाऊंगी। वैसे तो मुझे केक बनाना आता नहीं है, लेकिन इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। इस बार मैं भी माँ जी और पापा जी के लिए केक बनाऊंगी। वो क्या है ना, जब मैं मायके में थी तो आसपास के लोग मुझसे ही अक्सर केक बनाने के लिए कहते थे और केक बनाने के मुझे पैसे भी मिलते थे, तो मुझे केक बनाना आता है। क्या जेठानी जी, आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती हैं। अरे ये आपका गरीब मोहल्ला नहीं है, ये हमारे सास ससुर की सालगिरह का केक होगा, और वो भी आप गरीबों की तरह बना देना। नहीं, केक तो मैं ही बनाऊंगी, वो भी अमीरों की तरह महंगा। इस बार तुम जिद कर रही हो। अरे हर बार तुम अपनी मनमानी करती ही हो ना। मुझे केक बनाने दो, मेरे भी तो सास ससुर है ना। मैं नहीं सुनने वाली, मैंने जो बोल दिया वो सब मानते हैं, मैं किसी की नहीं मानती। अरे तुम दोनों बस करो, हमने यहाँ पर माँ पापा की सालगिरह की तैयारी के लिए बुलाया है, ना कि तुम दोनों की लड़ाई के लिए। और अगर लड़ाई करनी है तो यहाँ से जाकर लड़ाई कर सकती हो। मेरी कोई गलती नहीं, आप अपनी पत्नी को समझाओ जेठ जी। गलती दोनों की ही है। अगर तुम दोनों केक बनाना चाहती हो तो एक काम करो, दोनों ही बना दो, लेकिन बस लड़ाई झगड़ा मत करो। हम बस सालगिरह की तैयारी पर फोकस करते हैं। चारों अब सालगिरह की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद पूजा बाजार से कुछ सामान लेकर आती है, जिसे देखकर सुनीता कहती है, अरे तू गरीब होने के बाद भी इतना खर्चा क्यों करती है? इतना सारा सामान क्यों लेकर आई? माँ जी, दरअसल वो मैं सोच रही थी कि आज मैं सबके लिए कुछ खास बनाऊंगी। खास बनाऊंगी? देख, इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा गरीब बहू आई है, कम से कम बचाकर चलेगी, लेकिन तू तो उड़ाने वाली निकली। तभी प्रीति भी काफी महंगी महंगी चॉकलेट और बेक करने का सामान लेकर आती है। बहू ये सब क्या है? माँ जी, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कुकिंग करना शुरू कर दूं। नहीं नहीं, तू मत कर कुकिंग, तू तो बस आराम किया कर। पूजा है तो घर के काम करने के लिए, और जो भी सामान लाइए पूजा को बता दियो, वो कुछ बना देगी। सुनीता को अब तक कोई खबर नहीं थी कि उसके बहू बेटे मिलकर सालगिरह की तैयारी कर रहे हैं। सालगिरह से एक रात पहले चारों मिलकर घर सजाते हैं, और अगली सुबह जब राजेश और सुनीता दोनों अपने कमरे से निकलते हैं, हर घर इतना सजा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। ये क्या हमारे घर को
इतना किसने सजाया? दोनों सास ससुर हैरान खड़े थे। तभी वहां दोनों बहू और बेटे आते हैं। सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे हाँ, आज तो हमारी सालगिरह है, बताओ याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं पापा जी, आपको याद नहीं रहा इसीलिए तो हमने इस बार तैयारी कर दी। तुम बच्चों ने मिलकर इतनी तैयारी की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सब। अभी तो ये कुछ नहीं है, शाम को हमने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है और शाम को हम सालगिरह और भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। रात के समय सब गेस्ट भी आ जाते हैं, सास ससुर भी तैयार होकर आ जाते हैं। आज हमारे सास ससुर की 25वीं सालगिरह है, इसलिए हम दोनों बहू ने उनके लिए केक बनाया है, लेकिन अलग अलग। माँ जी, वैसे तो कहने की बात नहीं है कि मेरा ही केक अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप टेस्ट कर लीजिएगा दिल रखने के लिए। दोनों बहुएं अपना अपना बनाया हुआ केक लेकर आती हैं। तुझे किसने केक बनाने को कह दिया? अरे सूजी का हलवा लाकर कोई केक कहता है उसे? तू तो मत ही बनाती केक, नाक कटवाने वाले काम करती है तू बस। ये तुम क्या कह रही हो? अरे बेचारी ने इतने प्यार से मेहनत से बनाया है, कम से कम एक बार चख तो लो। उसने भी तो हमारे सालगिरह के लिए कितनी मेहनत की है। मेहनत तो सारी प्रीति बहू ने करी है। माँ जी, मैंने भी बहुत ही प्यार से केक बनाया है, आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें वो सब चीज डाली है जो आपको और पापा जी को बहुत पसंद है। नहीं, मैं नहीं खाने वाली ये ऐसा केक। मैं तो अपनी अमीर बहू के हाथ का ही महंगा केक खाऊंगी और वही केक कट भी होगा। सुनीता अपनी अमीर बहू का बनाया हुआ केक कट करती है और राजेश सुनीता को केक खिलाता है। केक खाते ही सुनीता को अचानक से खांसी होती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। हे भगवान, क्या हो गया? सुनीता क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, ये कैसी बहू है? केक के नाम पर पता नहीं क्या खिला दिया। अभी तक तो सुनीता बहन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन केक खाते ही वो गिर गई। भाई, आजकल तो जमाना ही खराब है, अपना कोई भी नहीं है। तुमने बहुत गलत किया मेरी पत्नी के साथ, मुझे यकीन नहीं था तुम ऐसा करोगी। सब हॉस्पिटल जाते हैं। इलाज करने के बाद डॉक्टर सबको बताते हैं, देखिए, इन्होंने अभी जो कुछ भी खाया उसमें चेरी थी, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब है। इन्हें चेरी से एलर्जी है। तुमने केक में चेरी क्यों डाली? माँ जी को चेरी से एलर्जी है, मुझे पता था, लेकिन केक में चेरी डालने से केक का फ्लेवर अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने चेरी डाल दी। मुझे नहीं पता था कि चेरी डालने से माँ जी की ये हालत हो जाएगी, मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर में सुनीता को होश आता है और उसे घर लेकर आया जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई। मुझे पता था कि चेरी से आपको एलर्जी है, फिर भी मैंने चेरी डाल दी। देख लिया, तुम्हारी बहू ने बस केक अच्छा बनाने पर ध्यान दिया, उसमें क्या डालना है ये तक नहीं सोचा। गलती तो मेरी है, किसी एक को इतना सर पर बिठा दिया कि दूसरी मुझे कभी दिखी ही नहीं। अब हम परिवार वाले ही हैं। मैं आज अपनी सालगिरह मनाना चाहती हूँ। मुझे प्रीति बहू से कोई गिला नहीं है, लेकिन मुझे पूजा बहू से माफी मांगनी है। पूजा बहू, मैं तेरा बनाया हुआ केक खाना चाहती हूँ। सरिता अपने पति के साथ मिलकर पूजा का बनाया केक कट करती है और वह सबको खिलाती है, जो कि काफी अच्छा भी बनता है। इसमें वाकई में बहुत ज्यादा स्वाद है। हाँ, ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इतनी महंगी महंगी चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं इतना टेस्टी केक कभी नहीं बना पाती। मुझे माफ कर दो जेठानी जी। प्रीति और सुनीता दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सालगिरह के फंक्शन के बाद से ही पूजा को भी अपने ससुराल में इज्जत मिलने लगती है। जेठानी जी, इस रोटी में हम किस किस को खिलाएंगे? हमारे गरीब ससुराल में कुल मिलाकर 16 सदस्य हैं। इतने लोगों को एक रोटी में पेट भरवा पाना असंभव है। अनीता, हम दोनों इस परिवार की गृहिणी हैं। पहले हमें अपने मन में संतोष रखना होगा, पर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। पुराने से खांचे वाले मकान में गरीब शंकर प्रसाद का पूरा परिवार, दोनों बेटा बेटी, पोते पोती, बुजुर्ग दादिया सास और बेटी, सब खाने की प्रतीक्षा में बैठे। रसोड़े में मिट्टी के चूल्हे से चिमनी की तरह धुआं धुआं मचा हुआ है। तवे पर केवल एक ही रोटी बन रही है। अनीता बहू, सुरेखा बहू, जल्दी से खाना परोस दो, सब जने खाने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। बच्चे भूखे सो जाएंगे तब खाना लगाओगी क्या? जी बस लाई माँ जी। झिझक के साथ सुरेखा थाली में एक रोटी और नमक परोसती है। पूरा परिवार असंतोष के भाव से एक दूसरे की सूरत देखने लगते हैं। तभी डबडबाई आंखों से शंकर प्रसाद कहते हैं, अरे बहुआ, जाओ ये रोटी अम्मा को दे दो, वो खा लेंगे। ये लो अम्मा, तुम खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है। ससुर शंकर प्रसाद अपने आगे पड़ोसी थाली बुजुर्ग दादी सास की तरफ खिसका देते हैं।
नहीं नहीं, ये रोटी मैं नहीं खा सकती। राकेश और मनोज सारा दिन कड़ी मेहनत करके आए हैं, उन्हें ज्यादा भूख लगी होगी। मुझ बुढ़िया का क्या है, आज सांस चल रही है, कल मेरा शरीर मिट्टी हो जाना है, लेकिन इन दोनों के आगे सारा जीवन पड़ा है। ऊपर से मेहनत भी करनी है। शरीर में ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे मेहनत मजदूरी करेंगे। राकेश, मनोज, लो ये रोटी तुम खा लो। वो क्या है ना, मैंने तो दोपहर में जो रोटी खाई थी अभी तक वही हजम नहीं हुआ, पेट भरा सा लग रहा है। फिर बूढ़ी दादी सास दोनों के आगे रोटी बढ़ा देती है। दोनों के चेहरे पर भूख तो साफ झलक रही थी। तभी 3 बच्चे सोनाली, नेहा और नंदू थाली की उस एक रोटी को कई टुकड़ों में बांट देते हैं। चलिए दादाजी, दादी माँ, बड़ी दादी, पिताजी, चाचा, बुआ, मम्मी, ताई जी, देखिए मैंने इस एक रोटी को कितनी सारी रोटी बना दी है। चलिए सब लोग खा लीजिए, इसमें हम सबका पेट भर जाएगा। हमें पता है हम गरीब है ना, इसलिए हमारे घर में एक रोटी बनी है, इसी में हम सब मिलजुल कर खा लेंगे। 5 साल के नादान नंदू को इस कदर गरीबी में संतोष करता देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सब आंखों से एक एक निवाला उठाकर नमक से खाते हैं, मगर सवाल ये था कि इस परिवार के आगे ऐसी गरीब परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई जो 16 लोगों को केवल एक ही रोटी में खाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। वाह, आज तो दोनों बहू ने बड़ी स्वादिष्ट लौकी की तरकारी बनाई है। मैं तो 5 रोटी खा गया। अरे शंकर बेटा, एक रोटी और ले ले। अरे ओ बड़ी की बहुरिया, अपने ससुर के लिए तवे की एक गर्मा गर्म रोटी तो ले आ। जी लाई दादी जी। सुरेखा दीदी, सबके हिस्से में गिनकर 2 रोटी बच गई हैं। ससुर जी को एक रोटी दे दूंगी तो रोटी कम पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, हम दोनों बहुएं तो अंत में खाती हैं, तो तुम ऐसा करो, मेरे हिस्से की रोटी ससुर जी की थाली में डाल दो। बुढ़ापे का शरीर है, एक तो इस घनघोर गरीबी और तंगी भरे हालातों में हमारे घर में भी कभी कुछ अच्छा खाना भी नहीं बनता और ना माँ जी बाऊ जी के लिए फल फ्रूट आता है जिससे उनके शरीर में ताकत मिले। अब अगर रूखा सूखा खाना भी पेट भर कर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अनीता एक की बजाय 2 रोटी ले जाकर ससुर की थाली में डाल देती है। ससुर जी, रोटी लीजिए। अरे बहुओं, तुम लोगों के खाने के लिए रोटी है ना, तो ही देना, वरना रहने देना। जी बाबूजी, हमारे खाने के लिए रोटी है, आप चिंता मत कीजिए। माँ जी, पूजा, आप दोनों को भी परोस दो। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। नंदू, नेहा, सोनाली, बच्चों तुम तीनों के लिए खाना ला दो। हमें मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? रोटी और लौकी बनाई है नंदू। लौकी रोटी का नाम सुनकर नन्हा सा नंदू मुंह लटका लेता है। क्या माँ फिर से वही सूखी रोटी और गंदी सी लौकी बना देती हो? पता नहीं हमारे मचान पर लौकी क्यों उगती है। मैं डेली ये पानी वाली दाल और ये लौकी खाकर बोर हो चुका हूँ। हाँ चाची, हमसे ये सूखी रोटी नहीं खाई जाती। पता है हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबके घरों में कितनी बढ़िया शाही पनीर, कढ़ाई पनीर जैसी शानदार सब्जी बनती है और वो लोग रोटी भी घी लगाकर खाते, और हम गरीब भाई बहनों को तो ये सूखी रोटी खानी पड़ती है। ये हमारे हलक से नीचे भी नहीं उतरती है। हमको भी घी लगाकर रोटी दिया करो। सोनाली की इस बात पर अनीता जवाब देने में असमर्थ हो जाती है। तभी सास रेवती बच्चों को फुसलाती है। बच्चों, पता है ज्यादा घी मक्खन वाला खाना नहीं खाना चाहिए, इंसान को सादा खाना खाना चाहिए और हरी सब्जी दाल खाने से शरीर में ताकत आती है। ये सुनकर नेहा चिढ़कर बोलती है। झूठ 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 दादी माँ, आप हमें बुद्धू बनाती हो। सच तो ये है, ये बहुत ज्यादा गरीब घर है। छोटी सी नेहा की बातों में शंकर प्रसाद के परिवार में मौजूद अथाह गरीबी साफ झलक रही थी। सास ससुर सहित 2 बेटे 1 बेटी, 2 बहुएं, उनके 3-4 बच्चे, दादिया सास और छोटे बेटों, चाचा चाची, कुल मिलाकर 16 जने थे। अगर इतने बड़े परिवार का पेट भरवाने की जिम्मेदारी राकेश और मनोज पर थी, जिस घर में कमाने वाले केवल 2 और खाने वाले 16 लोग हों, तो सबका पेट भरवाना कठिन होता है। और गरीब के परिवारों में इन्हीं तंगी भरे हालातों के चलते क्लेश का मंजर छाया रहता है। वो तो अनीता और सुरेखा दोनों गरीब बहुएं अपने पतियों की अल्प दिहाड़ी में भी सबका पेट भरवा पाती थी, और कभी कभी तो अंत में उन दोनों के खाने के लिए रोटी का एक निवाला भी नहीं बचता। दोनों पानी पीकर भी पेट भर लिया करती थी। जेठानी जी, सब लोगों ने खाना खा लिया? चलिए हम दोनों भी खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है।
अनीता, सब्जी तो सारी खत्म हो चुकी है। खैर तुम परात में से रोटी निकालो, मैं अचार निकालती हूँ। अचार से छुआ छुआ कर खा लेंगे। सुरेखा बरनी में देखती है कि अचार खत्म हो चुका था। मजबूरी में वह बरनी में लगा मसाला निकालती है, पर अनीता देखती है कि परात में केवल एक पापड़ जितनी पतली रोटी है, जिसे देखकर वो मुंह सुखा लेती है। हे भगवान, आज भी हम दोनों गरीब बहू को केवल एक ही रोटी नसीब हुई है। हमारे भाग्य में तो जैसे रोजाना आधा पेट खाना लिखा रहता है। पता नहीं हमारे ससुराल में इतनी घनघोर गरीबी क्यों है। सही ढंग से भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। कल के लिए तो कनस्तर में जरा सा भी आटा नहीं है। चिंता मत करो, कल तो राशन मिलने का दिन है ना। सुबह सुबह राशन दफ्तर चलकर गेहूं ले आएंगे और चावल के बदले भी गेहूं ही खरीद लेंगे। ससुराल की गरीब परिस्थितियों के चलते दोनों आधा पेट खाकर सो जाती हैं और सवेरे सवेरे बोरे लेके राशन दफ्तर जाती हैं। भाई साहब, आज तो राशन बंटने का दिन है ना, फिर राशन नहीं मिलेगा क्या? अरे नहीं बहन जी, अब राशन 5 फरवरी वोट पड़ने के बाद मिलेगा। तब तक के लिए राशन मिल बंद है। यह सुनकर दोनों बहु चिंता में घर लौटने लगती हैं। अभी तो वोट आने में बिना राशन पानी के हम क्या पकाएंगी और सबको क्या खिलाएंगी? वही तो अनीता, ये तो कंगाली में आटा गीला होने वाली हालत हो गई है। खैर चलो। दोनों घर लौट आती हैं। दोनों के पति काम पर निकल रहे थे। राकेश जी, थोड़े पैसे दे जाइए, घर में राशन भी नहीं है और वोट के दिन तक राशन मिल भी बंद है, तो लाला के यहाँ से आटा ले आते हैं। राकेश जेब टटोलता है, उसके पास केवल 50 रुपए पड़े थे। फिलहाल तो बस यही आखिरी 50 का नोट है। लाला के यहाँ से आटा ले आना और हिसाब किताब से बनाना, क्योंकि अभी हम दोनों भाइयों के पास काम धाम भी नहीं है और लाला उधारी में राशन भी नहीं देता है। जी अच्छा। सुरेखा 50 रुपए लेके लाला के पास आती है, जहां 40 रुपए किलो आटे का रेट सुनकर चौंक जाती है। क्या कहा, 40 रुपए किलो? इतना महंगा रेट का आटा थोड़ी है लाला जी। अरे शक्ति भोग आटा है सुरेखा, एक बार इसकी रोटी खाकर देखना, एकदम मुलायम मैदे की तरह उजली रोटी बनती है। ले जाओ भाई। ठीक है, 1 किलो आटा और 10 रुपए की दाल दे दीजिए। घर लौटकर सुरेखा आटा रख देती है, लेकिन अनीता पलथन के लिए थोड़ा आटा निकाल कर सारा आटा गूंथ देती है। उस दिन तो पूरा परिवार भरपेट खाता है, लेकिन अगले दिन सबके खाने के लाले पड़ जाते हैं। अनीता, कल तुमने सारा आटा गूंथ दिया था, डब्बे में केवल एक ही लोई लायक आटा है। जेठानी जी, आपको तो पता है हमारे ससुराल में 16 जने हैं, 1 किलो आटा भी कम पड़ता है। वो तो शुक्र है कि मैंने रोटी बेलने के लिए थोड़ा सूखा आटा बचा दिया था। कोई नहीं, आज इस एक रोटी में 16 लोगों को खिलाना पड़ेगा। मजबूरी में सुरेखा उस मुट्ठी भर आटे में लोई बनाकर एक रोटी तैयार करके ससुराल वालों के सामने परोसती है। जहां पूरा का पूरा परिवार दुख भरी सूरत से एक रोटी में खा रहे थे, तभी अनीता चुप्पी तोड़कर बोलती है, आखिर कब तक इस तरह हम गरीबी में आधा पेट खाकर रहेंगे? हमारे घर में खाने वाले 16 और कमाने वाले केवल 2 हैं। अगर हम सब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी कमाएं तो पेट भर कर खा पाएंगे। बहू बिल्कुल उचित बात कर रही है। अब हम औरतों को भी घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा और मेहनत से कमाने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह अब घर के पुरुषों के साथ अब दोनों बहुएं भी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम पर लग जाती हैं, जिससे वो भी महीने की तनख्वाह लाती हैं और अब घर आसानी से चलने लगता है।